कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो क्या जो कांग्रेस पार्टी के लड़के हैं वो नहीं लड़ सकते हैं क्या? प्रियंका जी को तब ये बात क्यों नहीं आई कि याद आई कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब उनकी तरफ से नारा नहीं दिया गया? ये हमारी एजेंडे में पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। पूरा चुनाव जिन्ना गन्ना हिजाब इसके इर्द गिर्द सिमटता जा रहा है। किया क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर आगे बढ़ चली है क्या? लोग ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनती है तो हो सकता है कि आप डिप्टी सीएम बन जाए। कांग्रेस के बिना कोई सरकार बनने वाली नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, ये तो तय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोड शो में नेताजी। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। रोड शो में आज हमारे साथ बहुत खास शख्सियत हैं जिनको आप कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता के तौर पर जानते हैं, प्रमोद तिवारी जी की बेटी के तौर पर जानते हैं, रामपुर खास के लोग उनको मोना दीदी कहते हैं और राजनीति के जानकार उनको आराधना मिश्रा के नाम से जानते हैं। लड़की हूं लड़ सकती हूं उनका नारा है। आज हमारे साथ रोड शो की गाड़ी पर सवार होंगी, चलेंगे उनके विधानसभा क्षेत्र। आपके मन में उठ रहे तमाम सवाल हम उनके सामने रखेंगे। आराधना जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं आपके विधानसभा क्षेत्र में और जानते हैं कि 22 का माहौल क्या है। स्वागत है आपका, आइए। तो आराधना जी रोड शो की हमारी गाड़ी में सवार हो गई हैं। अब सवालों की शुरुआत करते हैं। आराधना जी, जब मैं यहाँ आ रहा था इस विधानसभा क्षेत्र में और कांग्रेस पार्टी के कई समर्थकों को पता चला कि मैं आपका इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि एक सवाल मेरी तरफ से पूछ लीजिएगा आप कि कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो क्या जो कांग्रेस पार्टी के लड़के हैं वो नहीं लड़ सकते हैं क्या? नहीं, कांग्रेस पार्टी का योगदान आजादी से लेकर के आज तक हमेशा संघर्ष में रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया है, त्याग किया है। तो कांग्रेस पार्टी में लड़के हमेशा, जो हमारे नौजवान कार्यकर्ता थे, उन्होंने संघर्ष किया है। पर एक नई विचारधारा के साथ प्रियंका जी ने ये नारा दिया। अगर आप देखिएगा कि जिस तरह से 2019 से जब से प्रियंका जी आई, बड़ी बड़ी घटनाएं उत्तर प्रदेश में, चाहे वो उन्नाव की घटना रही हो, हाथरस की घटना रही हो, शाहजहांपुर की घटना रही हो, उन्नाव की दूसरी घटना रही हो, तो हमने देखा कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, किस तरह से लड़कियों को, रेप पीड़िता को जिंदा जला दिया गया, किस तरह से रेप पीड़िता का जो मुलजिम था वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक था और किस तरह से सरकार ने उसको बचाने की पूरी कोशिश की। इन सारी चीजों को लेकर के हम लोगों ने एक प्रयास किया कि लड़कियों को इतना सशक्त बना देना है कि उनकी लड़ाई, कांग्रेस पार्टी तो लड़ रही है, पर उनको लॉमेकर बना करके, ताकि वो खुद की भी लड़ाई लड़े और उत्तर प्रदेश की और बेटियों की लड़ाई लड़े। ये मकसद था जिससे हम लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे को लेकर के आए। उसका समर्थन हमें पूरे उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। लेकिन विपक्ष और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि प्रियंका जी को तब ये बात क्यों नहीं आई कि याद आई कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब उनकी तरफ से नारा नहीं दिया गया। पहले और दूसरे पायदान पर लड़कियां हैं, तो क्यों न इस बार यही स्लोगन लेकर आगे बढ़ा? नहीं, देखिए, हमारा नेतृत्व तो कांग्रेस महिला सशक्तिकरण की मिसाल है। आप देखिए, देश में पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रूप में कांग्रेस ने दी, पहली महिला राष्ट्रपति दी, पहली स्पीकर दी, तो पहली उपराष्ट्रपति भी कांग्रेस पार्टी ने ही नजमा हेपतुल्ला के रूप में दी। उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री महिला सुचेता कृपलानी के रूप में कांग्रेस पार्टी ने दी। आज भी हमारी जो अध्यक्षा है वो सोनिया गांधी जी हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष सोनिया गांधी जी। जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज यूपी की प्रियंका गांधी है। तो महिला सशक्तिकरण की इससे बड़ी मिसाल नहीं हो सकती। मैं खुद उत्तर प्रदेश विधानमंडल दल की नेता हूं। अगर आपको याद हो तो 33% आरक्षण पंचायत राज में राजीव गांधी ने, कांग्रेस की सरकार थी तब दिया था, वो प्रधानमंत्री थे। आदरणीय सोनिया गांधी जी जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो वो चाहती थी कि 33% आरक्षण विधानसभा और संसद में भी हो। ये बिल लेकर के हम आए थे और जिसका विरोध उन सभी पार्टियों ने किया था जो आज इस 40% महिलाओं की बात का विरोध कर रहे हैं, चाहे वो भाजपा रही हो या और भी जितने दल थे, सबने विरोध किया था इसका। तो ये तो खासकर भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी संकीर्ण विचारधारा है जो इस बात को प्रोपोगेट कर रहे हैं। आराधना जी, सभी पार्टियों का घोषणा पत्र आ गया, कांग्रेस का भी आ गया, मीडिया में चर्चा भी चल रही है
घोषणा पत्र को लेकर, फिर भी अगर आपको लगता हो कि कुछ ऐसी बातें जो पब्लिक के बीच जाने से रह गई हों। देखिए, कांग्रेस ने सबसे पहले एक तो प्रतिज्ञा पत्र निकाला जो प्रियंका गांधी ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रतिज्ञा ली, और अकेली पहली पार्टी थी जिसने अपनी प्रतिज्ञा का पहला पॉइंट चुनाव के पहले पूरा कर दिया। हमने प्रतिज्ञा ली थी कि 40% महिलाओं को उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में प्रतिनिधित्व देंगे, हमने उसको पूरा किया। आज जो हमारे 403 सीटें जो हमने जारी की लिस्ट, उसमें 40% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की हमने, तो हमने पहली प्रतिज्ञा अपनी पूरी की। इसके साथ साथ जो किसानों का कर्जा माफी की बात हमने कही, तो हम ये पहली बार नहीं कह रहे, हमने पिछले जब हमारी यूपीए की सरकार थी तो 72,000 करोड़ का ऋण माफ हमने करके दिखाया है, और हम फिर कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी उत्तर प्रदेश में तो हम पूरा एक मुश्त ऋण माफ करेंगे, उसमें कोई कैपिंग या एम्बार्गो नहीं होगा। पर बीजेपी की तरफ से दो सवाल है। पहला तो ये कि कहते हैं कि किसानों का कर्ज माफ करने की बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में क्यों भूल गए थे। दूसरा सवाल ये बीजेपी कह रही है कि मालूम है कि सत्ता में नहीं आएंगे, इस वजह से जो मन किया वो घोषणा पत्र में जारी कर दिया। आपके पहले सवाल का जवाब, ये तो भारतीय जनता पार्टी को तो झूठ बोलने की आदत है। हमने कर्ज माफ करने की बात कही और 6 घंटे के अंदर छत्तीसगढ़ की सरकार बनते ही हमने कर्जा माफ किया। और जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश का भी अगर आप रिकॉर्ड उठा के दिखा ले तो हमारी सरकार बनने के बाद हमने तत्काल घोषणा, हमने जो वायदे किए हैं वो हमने पहले भी पूरा किया है और वो हम करके दिखाएंगे, ये हमारा संकल्प है। ये सारे जो बड़े मुद्दे आप गिना रही हैं, क्या ये बड़े मुद्दे विपक्ष उस तरीके से पब्लिक के बीच में गिना पा रहा है क्या जैसे गिना पाना चाहिए था? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जैसे से चुनाव से पहले से, चुनाव की घोषणा होने के बाद से पूरा चुनाव जिन्ना, गन्ना, हिजाब, इसके इर्द गिर्द सिमटता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा कभी डेवलपमेंट रहा ही नहीं है। हमेशा इन्होंने कभी भगवान राम के नाम पे वोट मांगा, कभी सांप्रदायिकता के नाम पे वोट मांगा। इन्होंने कभी डेवलपमेंट एजेंडे में इनके नहीं था, इसलिए इन्होंने कभी उस पर बात भी नहीं करी। पर अब बहुत कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है। आज जनता आप देखिए, इससे बड़ा क्या हो सकता है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर खुद अपने गांव में नहीं घुस पा रहे हैं, उनको वहां की औरतों ने, हजारों औरतों ने घुसने से मना कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मंत्री, दर्जनों ऐसे किस्से हम लोग रोज टीवी पे, आप ही लोग के चैनल पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं कि वो अपने क्षेत्र में नहीं जा पा रहे। तो ये इसकी वजह क्या है? क्या जनता को आज बताने की जरूरत है? जो अपने घर में खाना बना रही है गृहिणी, उसको ये नहीं मालूम है कि 1100 की गैस है? क्या उसको ये बताने की जरूरत है कि 200 रुपए में खाने का तेल है? गन्ना किसानों की बात अगर करते हैं, गन्ना किसान के सबसे बड़ी बात ये थी कि इनको कहा था कि हम इनका पूरा पैसा देंगे और 14 दिन में उनको हम बकाया वापस करेंगे। पर किया क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? आराधना जी से कुछ और बातें करेंगे, लेकिन रोड शो के हमारे काफिले के दौरान कई उनके समर्थक मिल गए हैं, तो उनसे मुलाकात करना चाहती हैं। थोड़ी देर की मुलाकात, उसके बाद सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो आराधना जी अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों से संवाद कर रही हैं। लोगों के मुद्दे क्या है, उनकी समस्याएं क्या हैं, वो हम लोगों से ही जान लेते हैं। क्या नाम भैया आपका? अमृतलाल। क्या दिक्कत, क्या परेशानी है? मतलब जानवरों से परेशानी सबसे ज्यादा है हमारे घर में, मतलब गांव में, पूरे मतलब एरिया की बात बता रहे हैं। लोग जाते हैं रात में मनसेधु आदमी ताकते हैं, ठीक है, और दिन में औरतें जाती, जिसके आदमी चले गए हैं कमाने के लिए, औरतें बेचारी छोटे छोटे बच्चे लेकर के वहां जाके ताकते हैं। हमारे यहाँ एक आध 2 लोगों को सांप काट लिया, रात में बेचारे मर गए। जो कह रहे हैं अमृतलाल जी बिल्कुल सही बात है। अमृतलाल जी जो बात कह रहे हैं कि दिक्कत परेशानी है, तो क्या अधिकारियों से भी बातचीत करते होंगे, जाते होंगे आप लोग ये कहने के लिए कि दिक्कत परेशानी है, तो क्या कहते हैं? अरे वो लोग कहते हैं कि गौशाले बने हैं, आप लोग वहाँ भेजिए, लेकिन गौशाला नाम मात्र का है। यहाँ दिक्कत यही, जानवरों की ज्यादा दिक्कत है, सबसे ज्यादा जानवरों की दिक्कत है। बाकी रोड सड़कें हमारे नेताजी जो है ना सब पूरा कंप्लीट किए हुए हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है इसके। कमर तोड़ महंगाई ने छोटे तबके से लेकर के बड़े तबकों को परेशान कर दिया है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जो सबका साथ सबका विकास नहीं की, बल्कि सबके साथ सबका विनाश किया है इस सरकार ने। आराधना जी, यहाँ लोगों की नाराजगी और आपके परिवार के प्रति लोगों का प्यार, वो स्वाभाविक से बातें समझा जा सकता है, आपका विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन राजनीति के जानकारी कहते हैं कि सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में ये लोकप्रियता या ये समर्थन क्या सत्ता तक पहुंचा सकता है क्या? नहीं, मैं
रामपुर खास पहली बात तो मेरे लिए ना विधानसभा क्षेत्र है, ना यहाँ के लोग मेरे लिए मतदाता है। ये मेरा घर है और यहाँ के जो लोग हैं मेरे परिवार के सदस्य हैं। 42 सालों से इस यहाँ के लोगों से रिश्ता रहा है, बहुत प्यार और आशीर्वाद मिला है। यहाँ के लोगों ने देखा है, एक विरासत में मेरे पिता को सन 80 में एक बहुत पिछड़ा हुआ रामपुर खास मिला था। न सड़कें थी, न बिजली थी, न पानी थी, न स्कूल थी। आज लगभग 500 किलोमीटर केवल हाईवे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में है। 97% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। हर गांव में एक स्कूल खुल चुके हैं। हमारे यहाँ ट्रॉमा सेंटर से लेकर के तहसील से लेकर दीवानी अदालत से लेकर के ITI से लेकर के महिला अस्पताल से लेकर जितनी सुविधाएं थी, वो मेरे क्षेत्र की जनता का अधिकार था। वो हमने ला करके इनको समर्पित किया है। व्यक्तित्व अपनी जगह है, मुद्दे अपनी जगह है। अब की बार पहली बार हम इन सारी चीजों को एक साथ लेकर के कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जा रही है। एक उम्मीद आपके भीतर भी जगी है, लोगों के भीतर भी। चलते हैं रोड शो की अपनी गाड़ी पर, फिर से सवार हो जाते हैं और विधानसभा क्षेत्र की ओर चलते हैं। और अंदर जब थोड़ी बातचीत रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र के बारे में कर लेते हैं। जब लोगों को पता चला कि मैं आज आपका इंटरव्यू करने के लिए आ रहा हूं, तो कई लोग जो रामपुर खास नहीं आए हैं, उन्होंने कहा कि एक सवाल जरूर करिएगा कि 2014 में जब मोदी लहर थी तो आप उपचुनाव जीत गई, 2017 में जब फिर मोदी लहर थी आप फिर से चुनाव जीत गई। बीते 4 दशकों से ऐसा क्या कर रहा है आपका परिवार कि हर बार आप जीत दर्ज कर रही है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि रामपुर खास मेरे लिए विधानसभा नहीं, मेरे परिवार के लिए। ये मेरा घर है, परिवार है और यहाँ के लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। 42 वर्षों से लोगों का विश्वास हमारे परिवार के साथ है और यहाँ का जो 2 एजेंडा सबसे प्रमुख रहा है वो है पहला डेवलपमेंट। तो वो पिछले 42 वर्षों में लगातार मेरे पिता ने अपने कार्यकाल में और फिर उसके बाद मैंने उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। कुछ लोग जो यूपी की सियासत को बहुत करीब से जानते हैं, खासतौर से वरिष्ठ पत्रकार, वो ये कहते हैं कि प्रमोद जी हर बार जीतते रहे, सरकार किसी की भी बनती रही। उसका एक कारण ये भी था कि विपक्ष से भी उनके संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। मतलब पार्टी कोई भी हो, समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, उनके संबंध ठीक ठाक थे। इस वजह से उनको जीत दर्ज करने में कभी कोई दिक्कत हुई नहीं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। ये बात जरूर है क्योंकि वो 22 वर्षों तक लीडर CLP रहे, तो जाहिर सी बात है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उनको मैनेजमेंट उनका हमेशा रहा है। अगर बहुत सारे ऐसे नेता थे जो अपने दल के नेता भी रहे, बड़े बड़े मुख्यमंत्री रहे, बड़े बड़े पदों पे रहे, पर चुनाव हारे। रामपुर खास से जीत की वजह मैंने बताया कि रामपुर खास से जीत की वजह सतत विकास रहा। जीत होना ये जनता के हाथ में होता है। लोकतंत्र में जनता की आवाज और जनता की वोट में ही ताकत होती है। 7 सीटें हैं प्रतापगढ़ में, 2 पर अपना दल, 2 पर बीजेपी, 2 पर राजा भैया और उनके सपोर्टर और 1 पर आप। 2022 में कांग्रेस को कहां देखते हैं आप प्रताप? आपको मैं इतना विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि अब की बार जिस तरह से प्रतापगढ़ की राजनीतिक समीकरण को देखते हुए हमने टिकट का बंटवारा किया है, हम 7 की 7 सीटों पर मजबूती से लड़ रहे हैं। कहाँ कुछ जगह ज्यादा मजबूती से लड़ रहे हैं, कुछ जगह हम उतनी मजबूती से नहीं लड़ पाएंगे। पर आप देखिएगा कम से कम 3 सीटें ऐसी हैं जिसको मैं कह सकती हूँ मेरे अलावा, जहाँ पे हम कांग्रेस पार्टी निर्णायक लड़ाई लड़ेगी। हम सीटें जीत भी सकते हैं प्रतापगढ़ में रामपुर खास के अलावा, और कम से कम एक कड़ी चुनौती हम भारतीय जनता पार्टी को देंगे इस चुनाव में। पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि तमाम सारे ओपिनियन पोल तो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सिंगल डिजिट में रहने वाली है। ये तो जो लोकतंत्र पे विश्वास नहीं रखता होगा वो इस तरह के प्रेडिक्शन कर सकता है। लेकिन चुनाव अकेले लड़ रहे हैं आप लोग। जो लोग 2022 के अंक गणित को बहुत करीब से समझ रहे हैं, वो एक प्रेडिक्शन ये भी कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी सत्ता से दूर रह जाती है, बहुमत नहीं मिलता है, और कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में होती है कि उसके समर्थन से समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाती है, तो उसमें आराधना मिश्रा, मोना जी की भूमिका बहुत अहम रहने वाली है। नहीं, मैंने कहा ना कि व्यक्तित्व से बढ़कर पार्टी और विचारधारा होती है। आराधना मिश्रा का कोई महत्व नहीं है कांग्रेस पार्टी के अलावा, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। सीधा सीधा पूछ लेता हूँ, लोग ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनती है तो हो सकता है कि आप डिप्टी CM बन जाएं।
मैं पार्टी के लिए मैं काम कर रही हूँ लगातार 2019 से, जब से प्रियंका जी आई हैं और जब से मैं लीडर बनी, और सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी मैंने बहुत संघर्ष किया है। पार्टी के हर मुद्दों पर मैंने लड़ाई लड़ी है और मैं लड़ती रहूंगी। पार्टी का जो भी निर्णय होगा, ये तो समय आएगा तो तय किया जाएगा कि संख्या क्या होती क्या नहीं, हो सकता है हमें किसी की जरूरत ना पड़े, तो ये भी संभव है। तो लोकतंत्र है, कुछ भी हो सकता है। पर मैं इतना जरूर कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बने रहने का उन्होंने जनाधार खो दिया है, और विकल्प अगर कोई है तो वो कांग्रेस है, और कांग्रेस के बिना उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में अब सरकार नहीं बन सकती। राम मंदिर के मुद्दे पर भी बीजेपी कांग्रेस पार्टी को घेरती है। ये कहती है कि जो लोग कभी राम को काल्पनिक बताया करते थे, आज वो कभी राम के दर पर जाने की बात कर रहे हैं, कभी राम नाम का जाप कर रहे हैं, कभी मंदिर जा रहे हैं, तो कभी जनेऊ भी दिखा रहे हैं, और ये हमारी वैचारिक जीत। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हमेशा उन्होंने राम नाम पर वोट मांगा, लंबे समय तक उन्होंने इस पर राजनीति की। पर भारतीय जनता पार्टी से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। 2014 में सरकार आई थी, उनकी पूर्ण मत की सरकार थी। अगर उनको राम मंदिर बनाना था, अगर उनकी इच्छा थी और वो उनकी पॉलिटिकल विल भी थी, तो उन्होंने बनाया क्यों नहीं? सीधा अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना होता और उन्होंने ये फैसला ना दिया होता, तो शायद आज भी राम मंदिर ना बना होता। क्योंकि भारतीय जनता वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी अटकाने, भटकाने और लटकाने का काम तो कांग्रेस पार्टी नहीं किया। तो ये जो उनका कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था, उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी का दखल था? क्या वो इस बात को कहना चाहते हैं तो ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा कि उन्होंने इन्फ्लुएंस करके ये फैसला कराया है। कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर आगे बढ़ चली है क्या? कांग्रेस पार्टी हमेशा से सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। देश का विकास, देश की जनता की सुरक्षा और संविधान की रक्षा, ये कांग्रेस पार्टी का मूल हमेशा से रहा है और रहेगा। हम सबको साथ लेके चलेंगे, देश का विकास होगा, देश के नौजवानों की का विकास होगा और संविधान की रक्षा, ये हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने अपने व्यस्त समय में से हमारे लिए समय निकाला, सभी सवालों का आपने जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका, अमित जी, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, और न्यूज़ 18 का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप हमारे क्षेत्र में, मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे साथियों के बीच में, मेरे भाइयों के बीच में आए, आपने समय दिया। बहुत बहुत थैंक यू। आप देख रहे हैं